हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 27 अक्टूबर और 27 अक्टूबर करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं पहले बताना चाहूँगा कि ये हमारा वीडियो सुबह 10 बजे आता है, रेगुलरली 10 बजे आता है, बट संडे को हमेशा लेट आता है। संडे को हमेशा लेट आता है क्योंकि संडे की वैसे ही मोस्टली छुट्टी रहती है, बट मैं इसको हॉलीडे नहीं बनाता हूँ, क्लियर। बट लेट वीडियो जरूर डालता हूँ, क्लियर। अब जैसे कि मेरे वीडियो की स्पेशलिटी रहती है कि मैं पहले आपको इंडेक्स बताता हूँ कि मैं आपको पढ़ाने वाला क्या हूँ अंदर, जिससे आपका इंटरेस्ट एनहांस हो। क्या हो? इंटरेस्ट एनहांस हो। जैसे पहले पढ़ेंगे, डिसएंगेजमेंट स्टार्ट हो गया है ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड चाइना एज पर दी टाइज और दी डील साइन बिटवीन बोथ कंट्री। क्लियर। अब डिटेल में जानेंगे क्या क्या हुआ है, कौन कौन से एरिया है जहां पर डिसएंगेजमेंट स्टार्ट हो गया है और कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर इशू बने हुए हैं। क्लियर। देन आफ्टर सेकंड पढ़ेंगे हम, इसरो ने टारगेट सेट कर दिया है गगनयान कब लॉन्च होगा और चंद्रयान 4 को कब लॉन्च किया जाएगा। ये टारगेट सेट हो गया है, डेट बढ़ा दी है, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। क्लियर। और कौन कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं इसरो के, वो भी बताऊंगा। क्लियर। देन आफ्टर इसराइल, इसराइल ने, ये इंपॉर्टेंट है, इसराइल ने क्या किया है, एक सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च कर दिया ऑन ईरान के ऊपर, और जिससे ईरान का लॉस हुआ है कि नहीं हुआ है, ईरान क्या कह रही है, ईरान का क्या स्टेटमेंट आया है, वो अपन क्लियर करेंगे। क्लियर, डिटेल में पढ़ेंगे। देन आफ्टर चाइनीज स्टील, चाइनीज जो स्टील है वो एक पॉइंट क्यों बना हुआ है डिस्कशन का, एक डिस्कशन पॉइंट क्यों बना हुआ है, ऐसा क्या है जो डोमेस्टिक स्टील कंपनी है वो हमारे इंडिया की डिस्ट्रॉय होती जा रही है चाइनीज स्टील के कारण, इसको भी जानेंगे। और क्या डिमांड हो रही है, कितना परसेंटेज ड्यूटी बढ़ाने का डिमांड कर रही है और एमएसएमई क्या कह रही है। क्लियर, ये भी जानेंगे। देन आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टनर एडीबी, वर्ल्ड बैंक और एफएओ मींस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक पार्टनरशिप करी है कि जो एनिमल की डिसीज है उनको कंट्रोल करना है। दैट इज अ मेन पॉइंट। क्लियर। अब अपन डिटेल में समझते हैं, और भी कुछ न्यूज़ है वो मैंने करी नहीं है, बट आपको बताऊंगा। क्लियर। सबसे पहली न्यूज़ है इन डिसएंगेजमेंट ऑन इंडिया एंड चाइना बॉर्डर। देखो 2020 से, मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, ये चीज बार बार रिपीट करी जा रही है मेरे लेक्चर में, क्योंकि नए बच्चे आ रहे हैं, वो उनको पता होना चाहिए कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे क्या प्रॉब्लम है। तो 2020 से इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ चल रहा है। क्या चल रहा है? स्टैंड ऑफ चल रहा है। और कौन कौन से पॉइंट हैं, तो देखो दीपसांग, धेमचौक, गलवान वैली, नॉर्थ एंड साउथ पेंगोंग, देन आफ्टर घोगरा, हॉट स्प्रिंग। ये डिस्कशन पॉइंट है बिटवीन इंडिया एंड चाइना बॉर्डर पर, यहां पर स्टैंड ऑफ चल रहा है इन पॉइंटों पर। और ये सारे पॉइंट हैं ईस्टर्न लद्दाख में। कहां पर है? ईस्टर्न लद्दाख में। अभी ब्रिक्स की समिट हुई थी कजान के अंदर, रशिया के अंदर। इससे पहले एक डील साइन हुई चाइना और इंडिया में, किस चीज के ऊपर, कि पेट्रोलिंग स्टार्ट करी जाएगी। पेट्रोलिंग स्टार्ट करी जाएगी ऑन द बॉर्डर एरिया ऑफ इंडिया और चाइना। क्लियर, क्लियर। फिर आफ्टर कजान में रशिया ब्रिक्स की समिट हुई। ब्रिक्स की समिट कहां पर? कजान, रशिया में, जिसमें हमारे मोदी साहब भी गए और चाइनीज के प्रेसिडेंट, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी गए। अब ऐसा तो है नहीं कि ब्रिक्स, देखो आई और सी बोथ कंट्री आर मेंबर ऑफ ब्रिक्स, और ब्रिक्स का क्या है, ब्रिक्स के जितने भी जो भी डील साइन होगी वो होगी म्यूचुअल रिस्पेक्ट से। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, उनके ब्रिक्स का एजेंडा है म्यूचुअल ट्रस्ट, क्लियर, नॉन इंटरफियरेंस
और अगर आपको ब्रिक्स के बारे में डिटेल में जानना है तो मेरा एक इंडिविजुअल लेक्चर पड़ा हुआ है ब्रिक्स का, मैंने आपके लिए बता दिया है, जिसमें मैंने आपको ब्रिक्स के बारे में पूरा बताया है कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसमें कितने मेंबर हैं और कौन से नए मेंबर जुड़ गए हैं। इवन ये तक बताया कि इसके फाइनल डिसीजन, ब्रिक्स के जो डिसीजन है जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक, कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट तक मैंने पूरा क्लियर किया है। इवन मैंने ये तक बताया कि जो 16th ब्रिक्स की समिट हुई है कजान में, इसमें कौन कौन से डिसीजन लिए गए हैं। क्लियर। अब ये मैंने बताया, ये 3 पॉइंट बोले थे। और म्यूचुअल सेंसिटिविटी, म्यूचुअल सेंसिटिविटी। अब सुनो बच्चों, ये पॉइंट पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 पॉइंट बोले गए ब्रिक्स समिट में इंडिया और चाइना के बीच में। क्लियर। और 2019 के बाद से, 2019 के बाद से हमारे मोदी साहब और शी जिनपिंग की मीटिंग नहीं हुई, इंडिविजुअली मीटिंग नहीं हुई। अब इसमें डिसाइड हो गया कि अब जो बॉर्डर एरिया पे इशू चल रहा है वो डिसएंगेजमेंट हो जाएगा। मींस अब स्टैंड ऑफ खत्म होने वाला है। जो भी जैसे स्ट्रक्चर बने हैं टेम्पररी, उसको डिसमेंटल कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? डिसमेंटल कर दिया जाएगा, डिमोलिश कर दिया जाएगा। जितने भी टेम्परेरी और परमानेंट स्ट्रक्चर बना लिए दोनों आर्मी ने ऑन द बॉर्डर एरिया, और वो अपनी अपनी टेरिटरी में चले जाएंगे। सब इंडिया अपनी टेरिटरी में आ जाएगी और चाइना अपनी टेरिटरी में चले जाएगी। इन पॉइंटों को छोड़ देगी। ये इंडिया के पॉइंट है। क्लियर, क्लियर हो गया इतना। अब क्या है, स्टार्ट हो गया है थर्सडे से ही, गुरुवार से ही स्टार्ट हो गया है डिसएंगेजमेंट। मीन्स आर्मी जा रही है दोनों कंट्री की अपनी अपनी टेरिटरी में, और पेट्रोलिंग स्टार्ट हो गई है 2 पॉइंट पर, दीपसांग प्लेन और धेमचौक में पेट्रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। पेट्रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। पहले पेट्रोलिंग नहीं हो रही थी। क्या नहीं हो रही थी? पहले पेट्रोलिंग नहीं हो रही थी, अब पेट्रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी इन दोनों पॉइंटों पर। क्लियर, क्लियर हो गया इतना। तो अब ये प्रोसेस और पूरा डिसएंगेजमेंट 28 अक्टूबर तक पूरा डिसएंगेजमेंट हो जाएगा। मींस कल तक कंप्लीट हो जाएगा। दोनों कंट्री की आर्मी अपनी अपनी टेरिटरी में वापस चले जाएंगी। तो आप पूरी तरह समझे होंगे इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर क्या इशू चल रहा है और कैसे रिजॉल्व हो गया इंडिया और चाइना का इशू, जो कि 2020 से एक्टिव था। मींस 4.5 साल होगा इस बात को। देख रहे हो, 4.5 साल से इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ चल रहा था इन द ईस्टर्न लद्दाख। और मैंने कितने सारे पॉइंट बताए, ये सारे पॉइंट डिस्प्यूटेड थे। क्या थे? ये सारे पॉइंट डिस्प्यूटेड थे। भला वो ब्रिक्स समिट का कि दोनों कंट्रियों ने बैठ के डिस्कस कर लिया। शी जिनपिंग, देखो मैं हमेशा बोलता हूं और मेरा एक इंडिविजुअल लेक्चर भी बना हुआ है, मैंने बोला है कि चाइनीज, इसमें चाइना जो कंट्री है बहुत सुलझी हुई कंट्री है। मैंने ये तक बताया था आपको कि चाइना कभी नहीं चाहती किसी कंट्री से वार करे, क्योंकि वो जानती है कि वार का कंसिक्वेंस क्या होगा, उसकी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। और आप जानते हो कि चाइना हमेशा एक्सपोर्ट लीड इकोनॉमी है, और वो ये भी जानती है कि इंडिया से लड़ना हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि इंडिया चाइना का बहुत बड़ा मार्केट है। अगर इंडिया से लड़ाई होती है चाइना की, तो देखो लॉस तो इंडिया भी करेगी। ये भी जानता है कि ये चाइना जानता है कि इंडिया कमज़ोर कंट्री नहीं है, लॉस तो इंडिया भी करेगी। इंडिया में भी ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट, आर्म एंड एम्यूनिशन है कि चाइना का कई सारा लॉस करेगी। इवन चाइना भी इंडिया का कई सारा लॉस करेगी, वो भी जानती है। तो इससे अच्छा है कि ख़त्म करो बात को, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जो भी इशू है। क्लियर, समझ गए आप मेरी बात को कि क्या क्या पॉइंट थे इंडिया और चाइना के बीच में। क्लियर। अब मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि मुझे कई सारे लोगों और कई सारे स्टूडेंट का टेक्स्ट आता है, SMS आता है कि सर आप पॉइंट टू पॉइंट बात क्यों करते हो, आप मोटिवेट क्यों नहीं करते, आप मोटिवेट स्पीच क्यों नहीं देते। देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जितने भी मोटिवेट स्पीच होते हैं ना, ये सब बकवास होते हैं। क्योंकि अगर आपको दूसरा पर्सन मोटिवेट कर रहा है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। उसको एक टर्मिनोलॉजी देती है जिसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म मोटिवेशन। क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म मोटिवेशन, क्योंकि वो 5 मिनट का मोटिवेशन है। अगर आपको दूसरा मोटिवेट कर रहा है तो वो 5 मिनट का मोटिवेशन है। अगर आपको लॉन्ग टर्म तक मोटिवेट होना है तो आपको सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म तक का मोटिवेट होना है तो। और ये कैसे होगे? ये कैसे होगे? देखो आपको मालूम है जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन होती है, ये एक चक्रव्यूह होता है, और इस चक्रव्यूह में बच्चा फंस जाता है।
अब हमें ये होना है, हमने आपको मोटिवेट करना है अपने आप को कि हम इस चक्रव्यूह से कैसे निकलेंगे। अगर आप चक्रव्यूह से निकल गए तो अच्छी बात है, अगर चक्रव्यूह से नहीं भी निकल पाए तो आपके अंदर कैपेबिलिटी होना चाहिए कि मैं इस चक्रव्यूह का राजा बन के दिखाऊंगा। क्लियर? तो इतना पढ़िए कि या तो उस चक्रव्यूह से निकल जाओ या तो फिर उस चक्रव्यूह का राजा बन के बैठ जाओ गद्दी पे। समझ गए मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो मोटिवेशन कुछ नहीं होता, अगर दूसरा मोटिवेट कर रहा है तो मोटिवेशन नहीं है। अगर आप सेल्फ मोटिवेट हो रहे हो तो दैट इज कॉल्ड अ लॉन्ग टर्म मोटिवेशन, और अगर आपको दूसरा मोटिवेट कर रहा है दैट इज कॉल्ड अ शॉर्ट टर्म मोटिवेशन। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट उस पर। तो इसरो ने क्या किया है, इसरो ने अभी गगनयान और चंद्रयान 4 की डेट चेंज कर दी है, डेट को बढ़ा दिया है। और देखो अच्छी बात है, गगनयान मिशन है जो कि 2026 का टाइम सेट कर दिया है। इसरो के जो चीफ है हमारे एस सोमनाथ जी ने क्या किया है कि डेट सेट कर दिया गगनयान की। अब गगनयान क्या है? गगनयान क्या है? 3 डेज के लिए 3 क्रू स्पेस में भेजे जाएंगे, दैट इज कॉल्ड गगनयान। क्लियर? तो इसका टाइम सेट कर दिया है 2026। और जो चंद्रयान 4 मिशन है जो कि उसका टाइम सेट कर दिया है 2028। कितना कर दिया है? 2028। सर अभी चंद्रयान 3 आया था जो कि साउथ पोल पर लैंडिंग कर ली थी अपन ने। अब चंद्रयान 4 क्या है? तो चंद्रयान 4 आपने चाइना का एक मिशन सुना होगा, चियांगी 4 के बारे में आपने सुना होगा। इसका मेन मोटिव क्या था? ये क्या है? अर्थ मून के सैंपल लाया था, जो साउथ पोल से मून के सैंपल लाया था अर्थ पर, और इस सैंपल की स्टडी, यही टारगेट है चंद्रयान 4 का कि वो मून पे जाएगा, लूनर पे जाएगा, और लूनर से वीकेंड से सॉइल सैंपल लेके आएगा साउथ पोल से, और फिर वो रिटर्न आएगा अर्थ पे और उसकी स्टडी की जाएगी। तो उसका टाइम सेट कर दिया कि 2028 तक उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। देन आफ्टर और कौन सी टाइम है? एक है निसार। सर ये क्या है? ये है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। क्या है दोस्तों? इट इज अ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। सर ऐसा थोड़ी चलेगा, इसका फुल फॉर्म भी बताइए हमें, निसार का फुल फॉर्म क्या है? तो निसार ऐसा नहीं है, पूरा बताएंगे। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। क्लियर? निसार का फुल फॉर्म है। और ये मिशन है जॉइंट मिशन ऑफ इसरो एंड नासा। ये जॉइंट मिशन है इसरो और नासा का। क्लियर? निसार अब क्या है? इसको लॉन्च कब तक करेगी इंडिया? इसको लॉन्च कर देगी, और ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, अभी फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, इट इज अ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, और इट विल बी लॉन्च बाय इसरो एंड नासा बाय एंड ऑफ 2025। मींस 2000 अगली साल इसको निसार को भी लॉन्च कर दिया जाएगा। क्लियर? अब क्वेश्चन बनता है, सर ये बताइए, अभी हमने सुना था न्यूज़पेपर में कि इसरो और जापान भी एक प्लान बना रही है जिसको बोलते हैं लूपेक्स। क्या बोलते हैं? लूपेक्स। सर हमें ये क्लियर करिए कि इंडिया और चाइना दोनों मिलकर एक एक्सप्लोरेशन मिशन स्टार्ट कर रही है जिसको बोलते हैं लूपेक्स। तो हमें ये बताइए कि लूपेक्स का फुल फॉर्म क्या है और लूपेक्स मिशन क्या है। तो देखो, लूपेक्स का फुल फॉर्म है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। क्लियर? लूनर फॉर मून, ये मून मिशन है, और इट इज अ मिशन ऑफ बोथ कंट्री इसरो और जाक्सा। क्या है? जाक्सा क्या है? जापान की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया की इसरो, इन दोनों का मिलके एक मिशन है जिसको नाम दिया है लूपेक्स, और लूपेक्स का फुल फॉर्म है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन।
अब इस मिशन को लॉन्च कब तक कर दिया जाएगा? इस मिशन को लॉन्च कर दिया जाएगा आफ्टर 2028, मीन्स आफ्टर चंद्रयान 4 मिशन के बाद लूपेक्स मिशन को भी लॉन्च कर दिया जाएगा। सर जी ये क्या मिशन है, इसका बता दीजिए। तो इसमें जो लूपेक्स में होगा लैंडर होगा, लैंडर वो देगी इसरो, और जो रोवर होगा वो देगी जाक्सा। कौन देगी? जाक्सा। तो पूरी तरह क्लियर होंगे कि ये टारगेट क्या क्या सेट करें इंडिया ने। और एक और बात याद रखना, 2040 तक इसरो का मेन मिशन भी स्टार्ट हो जाएगा। 2040 तक मेन मिशन भी लॉन्च कर देगी। क्लियर हो गया? ये टारगेट पूरे सेट है इसरो के। आपको पूरी तरह क्लियर हो गया होगा कि सर कौन सा मिशन कब लॉन्च किया जाएगा। आपने ये हमें अच्छा क्लियर कर दिया तो हम मेंशन करके आ जाएंगे। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट उस पर। नेक्स्ट है इसराइल फायर। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसराइल ने अपना रिटेलिएशन स्टार्ट कर दिया है, अपना बदला लेना स्टार्ट कर दिया है। ईरान के ऊपर सरफेस टू एयर मिसाइल छोड़ दी है। क्लियर? अब इससे क्या हुआ है और किस जगह लॉस हुआ है? तो देखो ये तेहरान में करी गई है। तेहरान क्या है? कैपिटल है ईरान की। और तेहरान में मिलिट्री बेस पर अटैक किया है इसराइल ने। एक सरफेस टू एयर मिसाइल को फायर किया है ऑन ईरान, क्योंकि ईरान ने 180 बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पर भी छोड़ी थी। और इसका रिटेलिएशन लेने के लिए इसराइल ने भी अभी सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च कर दिया, छोड़ दिया। किसके ऊपर? ईरान के ऊपर। क्लियर? अब ईरान का स्टेटमेंट क्या है? उनसे पूछा जाएगा कि सर बताइए आप पे मिसाइल आई है, आपकी कितनी कैजुअलिटी हुई है बताइए। तो सर बता रहे हैं कि हमने कंट्रोल कर लिए, हम पे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल थी तो हम पे एंटी मिसाइल हैं, इसको कंट्रोल कर लिया। बट कैजुअलिटी हो गई है हमारे यहाँ पर 5 सोल्जरों की, 5 सोल्जर की हमारे यहाँ पर कैजुअलिटी हो गई है। कितने सोल्जरों की? 5 सोल्जरों की कैजुअलिटी हो गई है सिर्फ ओनली। अब ईरान ने बोला है कि आप बेफिक्र रहिए, हमारा सिर्फ ओनली एक ही मोटिव है, हमारी कंट्री की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी को बचाना। और हम पे जितनी दम होगी हम बराबर लड़ेंगे इसराइल से, हम भी रिटेलिएशन लेंगे। ईरान बोल रही है। क्लियर? और आप जानते हो ईरान मतलब क्या बोलूं, पर यह अच्छी बात है कि इसराइल ने क्या किया है, सिर्फ ओनली मिलिट्री बेस पर ही अटैक किया है। और ईरान के ऑयल, जितने भी ऑयल प्रोजेक्ट हैं उन पर अटैक नहीं किया। कितने? ऑयल प्रोजेक्ट। अगर ऑयल प्रोजेक्ट पे अगर अटैक हो जाता तो आई थिंक ज़्यादा बड़ा डिस्ट्रॉय ज़्यादा हो जाता, कुछ प्रॉब्लम हो जाती ज़्यादा बड़ी। तो इसी को रोकने के लिए ये क्या है, इसराइल ऐसा काम कर रही है। और इसी को देखते हुए हर कॉन्फ्रेंस में, इवन इंटरनेशनल और रीजनल कॉन्फ्रेंस जितनी भी हो रही हैं, उसमें सिर्फ ओनली एक ही बात बोली जा रही है कि इसको वेस्ट एशिया में जो एक्सीलरेशन चल रहा है, जो वार चल रहा है, इसको कंट्रोल करो कैसे भी। रशिया और यूक्रेन का वार और जो वेस्ट एशिया में वार चल रहा है, इसको कैसे भी कंट्रोल करो। और इवन इंडिया ने इसराइल को समझाइश भी दी है कि रहने दे भाई, मत करे ऐसा काम, ठीक है, क्यों वार कर रहा है, शांत रहो, पीस रहो, वो ज़्यादा बेस्ट है। इंडिया का तो पहले स्टेटमेंट आता है। अब जब इंडिया जानती है कि ईरान भी मेरा अच्छा फ्रेंड है, इसराइल भी मेरा अच्छा फ्रेंड है। क्लियर? समझ रहे हो मेरी बात को? इवन यूएसए ने भी बोला है कि भाइयों लड़ो मत, क्लियर, खत्म करो इस बात को। तो आप पूरी तरह समझ होगा कि इसराइल ने भी क्या किया है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट उस पर। नेक्स्ट है स्टफ बर्निंग। क्या होता है स्टफ बर्निंग? देखो मैं हर लेक्चर में बता रहा हूं कि कई सारा प्रॉब्लम आ रही है स्टफ बर्निंग से। स्टफ बर्निंग से क्या दिक्कत आती है? जो दिल्ली में सबसे बड़ी दिक्कत आती है, दिल्ली में जब विंटर सीजन स्टार्ट होने वाला होता है तो जो स्टफ बर्निंग होती है, इससे कई सारा दिल्ली में पॉल्यूशन आ जाता है। और इस पॉल्यूशन के कारण विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है दिल्ली की कि आपस का आदमी दिखता नहीं है। इवन मैं भी 6 साल दिल्ली में रहा हूं, मुझे मालूम है कितनी विजिबिलिटी कम हो जाती है दिल्ली में। इवन और उनकी तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है जो सिगरेट पीते हैं। दिल्ली में सिगरेट पी रहे हैं और पॉल्यूशन देखिए, वो क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन से तो मर ही रहे हैं
और सिगरेट पी के और मर रहे हैं, वो अपने आप का लॉस कर रहे हैं, अपने फेफड़े पूरे खत्म कर रहे हैं। क्लियर? तो सभी से रिक्वेस्ट है सिगरेट में ना पिए, क्या ये गलत है? क्लियर? तो क्या है कि स्टफ बर्निंग के कारण दिल्ली में विंटर सीजन जब आता है तो इसमें कई सारा पॉल्यूशन हो जाता है, और इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे प्लान भी निकाले, कई सारे प्रोग्राम भी निकाले। इवन दिल्ली ने भी कई सारे प्रोग्राम दिए, इनिशिएटिव दिए, हरियाणा, पंजाब को। अब इसी को देखते हुए वीकेंड से अभी न्यूज़ में चल रहा था कि देखो पंजाब में अभी भी स्टफ बर्निंग हो रही है, हरियाणा में अभी भी स्टफ बर्निंग हो रही है। तो इसी को देखते हुए शिवराज सिंह चौहान जो कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उनका स्टेटमेंट आया है। क्या स्टेटमेंट आया है? शिवराज सिंह चौहान जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उनका स्टेटमेंट आया। उन्होंने बोला है कि 51% स्टफ बर्निंग रिड्यूस हो गई है इंडिया में। उन्होंने बोला है कि 51% स्टफ बर्निंग रिड्यूस हो गई है इंडिया में। अब एज कंपेयर टू 2017, अगर 2017 से देखा जाए तो जितना स्टफ बर्निंग होता था उसका 51% रिड्यूस हो गया इंडिया में। क्लियर? पहला फैक्ट ये दिया है डेटा। क्लियर? दूसरा फैक्ट दिया है कि 35% स्टफ बर्निंग रिड्यूस हो गई है इन पंजाब के अंदर भी 35% स्टफ बर्निंग रिड्यूस हो गई है। तीसरा फैक्ट क्या दिया? 21% स्टफ बर्निंग रिड्यूस हो गई है हरियाणा में। 21% स्टफ बर्निंग रिड्यूस इन हरियाणा। कहां पर? 21% स्टफ बर्निंग हरियाणा में रिड्यूस हो गई है। तो ये सारे फैक्ट दिए शिवराज सिंह चौहान ने, हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, और जो कि मध्य प्रदेश के फॉर्मर सीएम थे और काम अच्छा किया था मध्य प्रदेश में, तारीफ के लायक है। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट उस पर। चाइनीज स्टील, देखो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, ये मैंने न्यूज़ कई बार बता दी आपको और मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो आप इजीली मेंशन करके आ जाओगे इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट और एमएसएमई में भी इसको मेंशन करके आ जाना, क्योंकि ये एमएसएमई से भी रिलेट करता है और स्टील प्रोडक्शन में भी यूज करके आ जाना। मैं क्या कह रहा हूं, इसका मल्टीपल यूजेबिलिटी है चाइनीज स्टील की। क्या है कि चाइना क्या कर रही है, चाइना स्टील का प्रोडक्शन बहुत हाई करती है। क्या करती है? स्टील का प्रोडक्शन बड़ा ही हाई हो रहा है। और क्या कर रही है? स्टील बड़ी चीप है। मीन्स चाइनीज में चीप क्यों है? चाइना क्या करती है, जो स्टील प्रोड्यूसर कंपनी है, स्टील प्रोड्यूसर कंपनी है, उनको सब्सिडीज देती है। क्या देती है? सब्सिडीज देती है, जिससे क्या होता है कि चाइनीज का स्टील रिड्यूस, उसकी प्राइस रिड्यूस हो जाती है, वो सस्ता हो जाता है। फिर इसके बाद वो क्या करती है, इस स्टील को दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करती है। क्या करती है? दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करती है। वो एक्सपोर्ट होता है तो वो क्या करता है, डोमेस्टिक कंपनी, जो स्टील की डोमेस्टिक कंपनी होंगी उस कंट्री की, वो डिस्ट्रॉय होती जाती है, क्योंकि उनको इतनी सब्सिडी नहीं मिल रही गवर्नमेंट से, तो उनकी प्राइस स्टील की हाई रहती है। उनकी स्टील की प्राइस हाई रहती है, तो वो कॉम्पीट कैसे कर पाएंगी? फिर क्या होगा? कॉम्पीट नहीं कर पाएंगी, जैसे इंडिया में हो रहा है। इंडिया में क्या हो रहा है कि जो स्टील प्रोड्यूसर कंपनी है वो रिक्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट से कि जो चाइनीज की स्टील आ रही है, इंपोर्ट करी जा रही है, उस पर टैक्स बढ़ाया जाए, ड्यूटी बढ़ाई जाए, कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जाए। कितना बढ़ाई जाए? 15% बढ़ा दी जाए। कितनी? 15% उसमें इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाए, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी जाए, जिससे क्या हो कि जो डोमेस्टिक कंपनियां स्टील बना रही है और जो चाइनीज की स्टील है उसमें कॉम्पीट हो सके, कंपटीशन बराबर हो सके। अब ये कंपटीशन तो बराबर हो जाएगा मैं समझ गया, बट इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज है, जिसको अपन बोलते हैं एमएसएमई, ये डिमांड कर रही हैं कि कस्टम ड्यूटी मत बढ़ाइए। क्यों डिमांड कर रही हैं? क्योंकि इनको सस्ता स्टील मिल रहा है। जो चाइना का स्टील है वो सस्ता मिल रहा है
और आप जानते हो ये डेली बेसिस पे काम करती है, ये डेली बेसिस पे काम करती है, उनका बिजनेस बहुत छोटा होता है। तो क्या है, अगर स्टील महंगी मिलेगी तो इनका प्रोडक्ट भी महंगा होगा, तो एमएसएमई डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो एमएसएमई को बचाने के लिए एमएसएमई का यूनियन है वो बोल रहा है कि जो चाइनीज़ की स्टील है उस पर प्राइस नहीं बढ़ाया जाए, वो उतने की उतनी रहे। और जो अपनी डोमेस्टिक कंपनी है स्टील की, वो बोल रहे हैं कि इस पर कस्टम ड्यूटी 15% और बढ़ा दी जाए चाइनीज़ के स्टील पर। क्योंकि चाइनीज़ क्या कर रही है, चाइना कंपनी अपनी डोमेस्टिक कंपनी जो स्टील प्रोड्यूस करती है उनको सब्सिडी देती है कि तुम अपना प्रोडक्ट सस्ता बेचो। और इससे क्या हो रहा है कि जिस कंट्री में एक्सपोर्ट करती है चाइना स्टील को, उस कंट्री की डोमेस्टिक स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी डिस्ट्रॉय होते जा रही हैं, वो कंपटीशन ही नहीं हो रहा उनमें। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्लियर? तो सिंपल है, मेंशन करके आ जाना, एमएसएमई इसके खिलाफ है और जो स्टील डोमेस्टिक स्टील कंपनियां हैं वो इसके फेवर में है कि कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी जाए 15%। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, पार्टनरशिप करी है विद एशियन डेवलपमेंट बैंक। किसके साथ? एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। किसके साथ? तीनों के साथ डील साइन करी है। अब ये क्यों डील साइन करी है, तो एक टर्मिनोलॉजी याद रखना जिसको मैं बताता हूं, ज़ूनोटिक डिसीज। ये क्या होती है? ऐसी डिसीज जो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफर होती हैं, वो बोल लेती आ जाती हैं ज़ूनोटिक डिसीज। क्या? ज़ूनोटिक डिसीज। अब क्या है कि अभी G20 में 25 मिलियन डॉलर का एक फंड बनाता, 25 मिलियन डॉलर का एक G20 पेंडेमिक फंड बनाता। क्या बनाता? पेंडेमिक फंड बनाता। और इस फंड का मेन मोटिव था कि जो एनिमल में डिसीज हो रही है उसको कंट्रोल करना। क्या था इसका मेन मोटिव? एनिमल में जो डिसीज हो रही है इसको कंट्रोल करना इस फंड का मेन मोटिव था। अब गवर्नमेंट ने कई सारी जो बैंक है उसके संग टाई अप किया है, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि इटली में है। ठीक है, याद रखना ये कोई बैंक नहीं है, ये सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर? तो क्या है कि इनके साथ डील करी है कि ह्यूमन डिसीज हो रही है, एनिमल के कारण ह्यूमन डिसीज होती है, तो ह्यूमन की डिसीज को कंट्रोल किया जाए। और अगर मैं आपको डेटा बता दूंगा तो आप शॉक हो जाओगे। देखो, जो 50% पैथोजन होते हैं, पैथोजन कॉजेज ह्यूमन डिसीज, जो कि ह्यूमन डिसीज को कॉज करते हैं, दैट कम फ्रॉम डोमेस्टिक एनिमल और वाइल्ड एनिमल। तो आप देख रहे हो आप मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आपके घर में कोई भी डोमेस्टिक एनिमल है तो उसको बराबर दवाई दे, क्योंकि आजकल क्या है 50% ऑफ द पैथोजन जो कि ह्यूमन डिसीज करते हैं वो डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल से आ रहे हैं। ये बात ध्यान रखना इस बात को। और 75% ऑफ द इमर्जिंग डिसीज दैट कॉज द ह्यूमन डिसीज आर ह्यूमन और द एनिमल रिलेटेड। देख रहे हो आपको कोरोना कैसे हुआ था? कोरोना बैट से हुआ था। क्या रीजन निकला कि बैट के जरिए कोरोना का वायरस आया था, कोविड-19 हुआ था। अब ऐसे ही कई सारी डिसीज जो उसको बोलते हैं ज़ूनोटिक डिसीज, जो कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर होती है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप किया है कि इसको कंट्रोल किया जाए।
और G20 का $25 मिलियन जो फंड बनाया था, जिसको बोलते हैं $25 मिलियन G20 पेंडेमिक फंड, इसको यूज करा जाएगा और ये 2026 तक है। ये फंड 2026 तक है, 26 में लैप्स हो जाएगा। याद रखना 2026 तक ह्यूमन की डिसीज को कंट्रोल करना है। तो इसी के साथ 27 अक्टूबर के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।